नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। अडानी समूह मामले में राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, झूठे आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से रखी गई राय। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति समय से सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीषण हमला। बंदूकधारियों ने यात्री गाड़ियों पर हमला कर 38 लोगों को गोलियों से भूना। खेल की खबरों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मुकाबले के लिए तैयार पर्थ का मैदान। युवा चेहरों के साथ इतिहास रचने के लिए बेताब टीम इंडिया। WTC फाइनल में जाने के लिए बड़े अंतर से जीतनी होगी ये सीरीज। ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और इस समय की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री की गयाना यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना की अपनी यात्रा के दौरान आज वहां की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम का यह संबोधन देश के वैश्विक कूटनीतिक संपर्क में एक और महत्वपूर्ण क्षण होगा। 14वीं बार प्रधानमंत्री विदेश की किसी संसद को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री को विदेशी संसदों में सबसे अधिक बार संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। विदेशी संसदों में दिए गए उनके संबोधन मनमोहन सिंह के ओर से दिए गए 7 संबोधनों से 2 गुने हैं। और उससे पहले इंदिरा गांधी ने विदेशी विधानमंडलों को 4 बार संबोधित किया था, जबकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें 2 बार, राजीव गांधी ने भी 2 बार ऐसे भाषण दिए, जबकि मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव जैसे अन्य लोगों ने कहीं विदेशी संसद को केवल 1 बार संबोधित किया। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक दुनिया भर के विधानमंडलों में भाषण दिए हैं। महाद्वीपों से परे उनके संबोधन वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को तो प्रधानमंत्री ने 2 बार साल 2016 और साल 2023 में संबोधित किया है। साल 2014 में पीएम ने ऑस्ट्रेलिया और फिजी की संसदों को भी संबोधित किया था। और साल 2015 में प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया था। वहीं अफ्रीका में पीएम मोदी ने 2015 में मॉरिशस की नेशनल असेंबली और साल 2018 में युगांडा की संसद को भी संबोधित किया था। और अफ्रीका के बाद अगर बात एशिया महाद्वीप की करें तो एशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भूटानी संसद और नेपाल संविधान सभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। वहीं 2015 में श्रीलंका, मंगोलिया और अफगानिस्तान की संसदों को भी संबोधित किया। और 2019 में मालदीव की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ये एक और बड़ा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नाम। और गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने गयाना के जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जरूरत के समय किसी की मदद करना दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय मदद करके पास किया है। The greatest test of any human being, the greatest test of any member of the human family is to give of their very little
when they are most in need. And Prime Minister Modi has fulfilled this test with distinction during the COVID-19 pandemic, when they gifted this region 500,000 vaccines, when India itself was rallying to meet their own needs. तो आज की दूसरी बड़ी खबर, उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अमेरिका में जांच के घेरे में आ गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी इस मामले में शामिल हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये रिश्वत कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच दी गई है। इस दौरान ओडिशा में बीजेडी, तमिलनाडु में डीएमके, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी। चाहे ऑपोजिशन की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। मगर मेन बात है, जो किंग पिन है, जो सेंटर है, उसको जेल में जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटरोगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। और वहीं अडानी मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया और कहा कि यह मामला अमेरिका और भारत की एक कंपनी के बीच बिजली की लेन देन का है। जिन 4 राज्यों के नाम इसमें सामने आए हैं, उस समय तो वहां पर कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें थीं। जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि उनके पूर्व नेता से पूछताछ पर अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं तो हमें भी आपत्ति नहीं है। राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी? आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। और इस बीच अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। अडानी ग्रुप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा कि अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं और उनका खंडन किया जाता है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते तब तक डिफेंडेंट्स को निर्दोष माना जाता है। इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। और अब बात दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा दिल्ली के सांसद के अलावा कई बड़े नेता शामिल हुए। भाजपा ने केजरीवाल पर मुख्यमंत्री आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था और अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने शीश महल पर करीब 179 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब से शीश महल का निर्माण का काम शुरू हुआ, तब से बीजेपी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन
कर रही है। सीधा सा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस शीश महल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, करोड़ों रुपए की कमाई, जनता के पैसे को वहां लगा के दुरुपयोग किया है, उसकी जांच हो। वो पैसा कहां से आया, वो सामान कहां से आया, सोने के टॉयलेट, सोने के वॉशरूम, चांदी के डिनर सेट, 50-50 लाख के कालीन, उस पैसे का स्रोत क्या है? वो शराब की दलाली की कमाई है, जल बोर्ड के घोटाले की कमाई है, या और जितने घोटाले अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, आखिर वो पैसा आया कहां से? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो कहते थे मैं आम आदमी हूँ, उन्होंने 42 करोड़ रुपए अपने घर के शीश महल में लगा दिए। आज वर्तमान मुख्यमंत्री उस घर में रह रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अब भी बंगले में रह रहे हैं। तो ये शीश महल पर जो 42 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का पैसा लगा है, उसका सवाल हम केजरीवाल से करना चाहते हैं कि आप आम आदमी थे तो आपने ये कैसे किया? जब उस घर को PWD ने पहली बार मुआयना किया और जब दूसरी बार उसको हैंडओवर लिया, इसके बीच में 12 टॉयलेट जो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट थे, जो पहले मुआयने में 12 था, वो हैंडओवर में गायब हो गया। अब इस देश में हमने बहुत सारे चोर सुने थे, चारा चोर सुने, कोयला चोर सुने, टोटी चोर सुने, अभी टॉयलेट चोर आ गया और वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ गया। मैं हैरान भी हूं और मैं इस प्रश्न का जवाब भी चाहता हूं। 179 करोड़ रुपया इस राजमहल के ऊपर खर्च हुआ है। कानून कायदे नियम तोड़े गए हैं, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस घोटाले की और जो कानून कायदे नियम तोड़कर जो राजमहल बनाया गया है, इसकी जांच CBI से कराई जाए, जिससे कि सच्चाई दिल्ली के लोगों के सामने और देशवासियों के सामने आ सके। शीश महल का जो मुद्दा है ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इसलिए है कि किस विचारधारा से आम आदमी पार्टी बनी थी, किस विचारधारा से, किस प्रिंसिपल से, किस वैल्यू से लाखों करोड़ों लोग जो आम आदमी अपने आप को कहते हैं वो जुड़े। तो कहीं ना कहीं जो डाइल्यूशन है, कहीं ना कहीं जो वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। और एक बार फिर से बात करते हैं अडानी समूह वाले विवाद को लेकर। तो अडानी समूह से जुड़े विवाद को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का हमला लगातार जारी है। भाजपा का नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत जिन राज्यों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, वहां तो उस समय विपक्षी दलों की सरकारें थीं। उन्होंने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया कि कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले राहुल गांधी रिपोर्ट पढ़ते भी हैं या फिर नहीं। कांग्रेस के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। अगर कोई समूह उनको इतना भ्रष्ट लग रहा है तो तेलंगाना से उनसे चंदा क्यों लेते हैं? तेलंगाना में उनसे 12,000 करोड़ का निवेश क्यों लेते हैं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जब आपकी थी तब आपने उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों दिए? और सवाल यह बनता है कि राहुल गांधी कुछ पढ़ते लिखते हैं या नहीं है? मान लेते राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट खोल के पढ़ी है? जिस वर्ष की बात हो रही है और जिन राज्यों की बात हो रही है, उस समय पर किसकी सरकारें थी? भाजपा की तो नहीं थी। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां कलबुर्गी में वक्फ बोर्ड द्वारा कथित भूमि अतिक्रमण को लेकर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वक्फ बोर्ड के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में कर्नाटक विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष
चलवाडी नारायण स्वामी ने कहा कि पूरे कर्नाटक में हमारे नेता वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण को लेकर 3 दिनों का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पोजीशन कैसा है, किसानों का जमीन छीना जा रहा है ये सरकार, और ये रैतों को धोखा दे रहा है। उसके वास्ते अभी मठाध्यक्ष और किसान लोगों, व्यापारी लोग आज गुलबर्गा में ये प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बीजेपी नेतागण और दूसरे पार्टी नेतागण भी इधर इसमें शामिल है। और वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अतिक्रमण को लेकर कर्नाटक के हावेरी में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने को लेकर भाजपा नेता भरत बोम्मई ने कर्नाटक सरकार से किसानों के परिवार को जमीन वापस कराने की मांग की। They have created such a situation where they're sending notices to farmers, to all the temples, to all the lands of the poor people. So as Bharatiya Janata Party, we have come together today to ensure that none of the poor people's land and the farmers' land and the mandir's land is taken away by the Congress Party, and this is just the beginning. We will ensure that not even an inch is given to the Waqf board. तो ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कर्नाटक में, और केरल में भी इस पर बात हो रही है क्योंकि वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने कई जमीनों पर दावा किया है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े 6,600 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गुरुवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौरव मेहता के रायपुर स्थित घर पर 26 घंटे से भी ज्यादा समय से छापेमारी और पूछताछ की है और अभी भी कर रही है। ईडी की ओर से गौरव मेहता के साथ ही उसके भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ की जा रही है। इससे पहले ईडी ने बुधवार को कथित बिटकॉइन पोंजी घोटाले के संदिग्ध गौरव मेहता के रायपुर स्थित घर पर छापेमारी की थी और पूछताछ के दौरान उनका बयान भी दर्ज किया था। साथ ही कुछ कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। ईडी की छापेमारी और जांच में पता चला है कि गौरव मेहता कई कंपनियों का डायरेक्टर और पार्टनर है, जिसमें 2016 में बनाई गई ब्लॉकचेन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता में स्पंज आयरन कंपनी और मुंबई की ब्रोकरेज कंपनी जैसी 6 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता और उसके दोस्त भी इन कंपनियों के डायरेक्टर और पार्टनर हैं। ब्लॉकचेन कंपनी का ऑफिस रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित अरिहंत कॉम्प्लेक्स से संचालित हो रहा है। इस घोटाले में गौरव मेहता और उसकी कंपनियों पर क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड और बिटकॉइन से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने अभी तक कई दस्तावेज और साक्ष्य बरामद किए हैं जो इस मामले में और भी कई पहलुओं को उजागर कर सकते हैं। गौरव मेहता पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेशकों से धोखाधड़ी की और अवैध रूप से क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से लाखों करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की। ईडी की टीम गौरव मेहता और उसके परिवार के सदस्यों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने बिटकॉइन मामले में महाराष्ट्र चुनाव के तार जुड़े होने की बात भी कही। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले मामले में भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता से जनता को जवाब देने की मांग की है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो सामने आया, बिटकॉइन का मामला आया, क्रिप्टो करेंसी का जो विषय आया है, उसके तार जिस तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं। और आपने हर मामले में देखा है कि पहले ये नकारते रहे कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कांग्रेस के नेताओं का नहीं है, बीजेपी भ्रष्टाचारी कर रही है, ईडी का सहारा ले रही है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे जैसे पर्दे उखड़ती गई जांच के आधार पर, वहां पर कांग्रेस के नेता उसमें शामिल पाए गए। तो हमें आशंका है कि जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं कांग्रेस की पूर्व नेत्री के द्वारा, तो इस मामले में भी कहीं न कहीं तार आने वाले समय के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री जी से जुड़े हैं। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की खबरों में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने असम के सिलचर में वित्तीय घोटालों के मामले की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं के घोटालों के आरोपी तनय देव के घर से तलाशी के दौरान आपत्तिजनक उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए। असम सरकार ने निवेशकों को धोखा देने के आरोपों से संबंधित मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिसमें डीबी नामक संगठन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। और अब बात चुनाव के नतीजों के अनुमान की यानी एग्जिट पोल की। महाराष्ट्र और झारखंड के एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने एग्जिट पोल पर भाजपा की जीत की संभावना जताई है। तो वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को नकारात्मकता फैलाने वाला बताया। जिस प्रकार से चुनावी रुझान आ रहे हैं, सभी प्रकार की एजेंसियों ने अलग अलग प्रकार से अपने जनता के बीच में से जो आकलन दिया है वो भाजपा का उत्साहवर्धन करने वाला है। चाहे महाराष्ट्र की जनता का जनादेश हो, झारखंड का जनादेश हो, मुझे इस बात का संतोष है कि वर्तमान माहौल में एक अनुकूल माहौल बना है और भाजपा जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार ला रही है और कांग्रेस ने एक नकारात्मक माहौल बनाया था, जनता ने फिर भी उसको नकारा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। झारखंड एक समृद्ध राज्य है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। मैं तो आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहां के कार्यकर्ताओं का। अद्भुत स्नेह और प्यार यहां मिला है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के एग्जिट पोल पर जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने ग्रामीण इलाकों से अधिक सीटें मिलने की बात कही। उनका कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने अधिक वोट दिए हैं। 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उससे ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है। उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। 47% महिलाओं की संख्या है, 44% पुरुषों की संख्या है। और एक्सिस माई इंडिया जो सबसे रिलायबल जो एग्जिट पोल जिन्होंने दिया है, पिछले चुनावों को भी अब देखेंगे उनका कितना सही रहता है, उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं। और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने दावा किया कि हमारी एक तरफा जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक जगह हम जीत रहे हैं और दूसरी जगह हम सरकार बना रहे हैं। 400 पार वाले भी जमीन पे दिख रहा था, भूले नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हरियाणा में कोई एग्जिट पोल नहीं कह रहा था कि कांग्रेस नहीं जीत रही। अभी झारखंड से मैं खुद आया, मैं आपको बताऊं कि वहां हमें एज है मैसिव, लेकिन फिर भी मैं एग्जिट पोल्स जो कि कुछ एग्जिट पोल ने बढ़त दिखाई है मैसिव, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। परसों इस वक्त तक स्थिति क्लियर होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि एक जगह सरकार की वापसी होगी झारखंड और एक जगह सरकार का गठन होगा, नई सरकार का। तो ये बात हो रही है झारखंड और महाराष्ट्र के बारे में, लेकिन दिल्ली के लिए भी चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इससे जुड़ी खबर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत है। ब्रेक के बाद दिल्ली में कुछ महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर दी। इस सूची में 6 ऐसे नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आप द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची में छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुर से वीर सिंह धींगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सोमेश शौकीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के सीमापुरी से उम्मीदवार वीर सिंह धींगान को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने दिल्ली दंगे में शामिल ताहिर हुसैन जैसे हत्यारे को अपने घर में शह दी थी। आज की आम आदमी पार्टी की लिस्ट ये बताने के लिए काफी है कि केजरीवाल के पास अपना मुद्दा बचा और ना कार्यकर्ता। संतोष कोहली मरते दम तक जिस वीर सिंह धींगान की भ्रष्टाचार से लड़ती रही, आज उसी वीर सिंह धींगान को आम आदमी पार्टी टिकट दे रही है जिसको कभी भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया जाता था। एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद जब ताहिर हुसैन भागा तो उस ताहिर हुसैन को अपने घर में छिपाया, ऐसे व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने आज टिकट दिया है। सामने हार दिखाई दे रही है। अब वो केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे, तुष्टीकरण के सहारे और कहीं से किसी को भी कोई आ जाए और उसको लड़ा दे, इस हताशा में, इस हड़बड़ाहट में ये लिस्ट निकाली गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में कैरिकॉम नेताओं के साथ फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया था। इसके पहले पीएम मोदी ने कैरिकॉम नेताओं के साथ बैठक की थी और आपसी संबंधों को मजबूती देने पर विस्तार से चर्चा की थी। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री उस फ्लाई पास्ट का अवलोकन कर रहे हैं। गयाना में खास तौर पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दरअसल कैरिकॉम नेताओं के साथ फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया था। उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैरिकॉम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी की थी, आपसी संबंधों को मजबूती देने पर विस्तार से चर्चा की थी। ये फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया था तमाम कैरिकॉम नेताओं के साथ। उसी की तस्वीरें आप इस समय आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। उसी सिलसिले में गयाना की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय। उसी दौरान ये कार्यक्रम का आयोजन कैरिकॉम नेताओं के साथ फ्लाई पास्ट अवलोकन का कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया और गयाना यात्रा पर प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। आज वहाँ की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक अपने आप में उनके नाम नया रिकॉर्ड होगा। और उनकी गयाना यात्रा के दौरान जो कई कार्यक्रम हैं, उन्हीं में से एक कार्यक्रम ये भी है जो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैरिकॉम नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, आपसी संबंधों की मजबूती देने पर विस्तार से चर्चा की और जो फ्लाई पास्ट है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय वही तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में इस फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। अपने विदेश दौरे के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गयाना में हैं और गयाना में
उनके कई कार्यक्रम हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये जो कैरिकॉम नेताओं के साथ बैठक, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम भारत और कैरिकॉम के जो संबंध हैं उसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से कि जो भारतवंशी वहाँ पर रहे हैं उनकी वजह से जिस तरह का एक लिंक है कैरिकॉम के साथ भारत का, वो अपने आप में बेहद ख़ास है। इसीलिए कैरिकॉम के साथ भारत का संबंध भी बहुत ही ख़ास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले में वहाँ पर गए हैं और गयाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैरिकॉम फ्लाई पास्ट में शामिल हुए और अवलोकन किया। तो जैसा कि आपने तस्वीरें देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर आपसी संबंधों को मजबूती देने पर विस्तार से चर्चा की, इस फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। अब लौटते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में राज्य में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। गढ़चिरौली में 73.68% मतदान हुआ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के तीनों निर्वाचन क्षेत्रों आरमोरी, गढ़चिरौली और अहेरी में मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से भी संपन्न हुआ। ये इलाका कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था। पिछले 18 सालों में ये पहली बार है जब माओवाद प्रभावित गढ़चिरौली में बिना हिंसा के शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी वोट देने के लिए नागरिकों की लंबी लंबी कतारें लगी रही थी। गढ़चिरौली के ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों से भी ज्यादा मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की विधानसभा क्षेत्र में आलम यह था कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ 111 साल की दादी ने लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। दादी का नाम फूलमती विनोद सरकार, उम्र 111 वर्ष है और वे मुलचेरा तालुका के गोविंदपुर की रहने वाली है। दादी चल नहीं पाती थी, इसलिए प्रशासन ने 4 पहिया वाहन और व्हीलचेयर की व्यवस्था की थी। मतदान से मुंह मोड़ने वाले युवाओं के लिए 111 साल की दादी का उत्साह अनुकरणीय है। मतदान का समय समाप्त होने के बाद भी कई नागरिक वोट डालने के लिए कतारों में मौजूद थे। ऐसे में कतार में खड़े आखिरी मतदाता से लेकर सभी को टोकन बांटे गए और उनका मतदान संपन्न कराया गया। गढ़चिरौली जैसे सुदूर इलाकों में बढ़ा हुआ मत प्रतिशत शहरी इलाकों के उन सभी मतदाताओं के लिए एक सीख है कि अगर देश को प्रगतिशील बनाना है तो लोकशाही को सशक्त बनाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने उनके खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस कार्यवाही पर रोक की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इस बीच राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में लागू ग्रैप का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। हम सारे विषयों पे पूरी तरीके से ध्यान कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसमें जितने भी मंत्रालय हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से लगातार मॉनिटरिंग की मीटिंग भी की जा रही है और जो प्रॉपर ग्रैप की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी राशिद इंजीनियर का केस पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चलाने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को 25 नवंबर को जिला जज के सामने पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। राशिद इंजीनियर की जमानत अर्जी स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेंडिंग है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। फिल्म को देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस वास्तविक सच को फिल्म के माध्यम से देश की जनता के सामने लाने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखनी ही चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म साल 2002 में हुई साबरमती एक्सप्रेस की दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। अगली खबर, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पीडीएस सिस्टम में डिजिटलीकरण के प्रयासों से फर्जीवाड़े को लगातार दूर किया जा रहा है। पिछले वर्षों में करीब 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया। इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए नए मानक स्थापित हुए हैं। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिए सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जाने यानी ई-केवाईसी की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नक्शली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक और नया आयाम स्थापित किया है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के कई कदम उठाए हैं। इनमें डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और प्रभावी वितरण तंत्र पर जोर दिया गया है। आज इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं और जिसके चलते वितरण हेराफेरी में कमी आई है और लाभार्थी बढ़ाने में भी मदद मिली है। वितरण संबंधी कदमों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया है, जिससे 80.6 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इन राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया गया है और 99.8% राशन कार्ड और 98.7% व्यक्तिगत लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से जोड़े गए हैं। देश के लगभग सभी उच्च मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण 5.33 लाख ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से संचालित किया जाता है। अभी कुल खाद्यान्न के लगभग 98% वितरण के लिए किया जा रहा है, जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटाकर हेराफेरी की आशंका को कम कर दिया गया है। वहीं डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने से राशन कार्डों का दोहराव समाप्त हो गया है और लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड जन वितरण प्रणाली से हटा दिए गए हैं। इससे सुनिश्चित हुआ है कि केवल पात्र व्यक्ति ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल हो। वन नेशन वन राशन कार्ड पहल में राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से के सभी 80.6 करोड़ लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, चाहे उनके राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले से जारी हुए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनबंग वलनम ने कहा है कि अगले 5 साल में घरेलू विमानन कंपनियों के पास मौजूद विमानों की संख्या बढ़कर 1400 हो जाएगी। दरअसल वर्तमान में करीब 800 विमान हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो गई है, जो 74 से बढ़कर 157 हवाई अड्डों तक पहुंच गई है। उन्होंने हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि का भी उल्लेख किया, जो पिछले दशक में 11 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ हो गई है। विमानन मंत्रालय के सहयोग से विमेन इन एविएशन इंडिया द्वारा आयोजित गिविंग विंग्स द ड्रीम्स अवार्ड्स 2024 में सचिव ने ड्रोन सहित विमानन क्षेत्र में महिलाओं के लिए मौजूद अवसरों का भी उल्लेख किया। 10 years back we had 74 airports, and today we are happy to say that we have 157 airports in our country, something which is astounding, something which we are all collectively very proud of. But more than that, even the number of passengers have doubled. So 10 years back we had about 11 crore passengers who were flying. Today we have about 22 crore passengers who are flying. And even more promising is that seeing this, the number of aircraft is also multiplying. So Usha Pathi mentioned 400 when you joined.
So it's 800 now. And in fact, what we expect is in the next 5 years, it will reach about 1,400 aircraft. और अब बात MSME की। सरकारी पोर्टल उद्यम के मुताबिक भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME द्वारा देश में बीते 15 महीनों में 10 करोड़ के करीब रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पंजीकृत MSME की संख्या पिछले साल अगस्त में 2.33 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 5.49 करोड़ हो गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान इन उद्यमों में नौकरियों की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो गई है। कुल रोजगार में उद्यम सर्टिफिकेशन के माध्यम से सरकार के पास रजिस्टर्ड 2.38 करोड़ अनौपचारिक सूक्ष्म यूनिट्स द्वारा 2.84 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। महिलाओं के लिए 5.23 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में MSME के मंत्रालय को करीब 22,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वित्त वर्ष से 41.6% अधिक हैं। MSME को समर्थन देने के लिए बजट में और भी कई पहल की गई है, जिनमें बिना गारंटी के मैन्युफैक्चरिंग MSME को टर्म लोन देने की नई योजना भी शामिल है। सरकार द्वारा MSME को सपोर्ट करने के लिए मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए भी कर दिया गया है। बजट में MSME के डिजिटाइजेशन पर भी फोकस किया गया है। आगे की खबरों में कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का देश के कोयला उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण स्थान है। कंपनी CSR के तहत वंचित तबकों के उत्थान के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। NCL के CMD B साईराम से ये बातचीत की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। NCL के CMD साईराम जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोल प्रोडक्शन को लेकर के अब क्या क्या टारगेट्स हैं और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली और सोनभद्र 2 जिलों में इसके ऑपरेशन चलते हैं और लास्ट ईयर इस कंपनी ने 136 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था। इस साल कंपनी को टारगेट 139 मिलियन का दिया गया है, जो कि कंपनी आवश्यक रूप से अचीव कर लेगी। गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी का आने वाले सालों में पीक प्रोडक्शन 140 के ऊपर जाने की उम्मीद है और 3-4 सालों के अंदर में जो है ये कंपनी पीक करने वाली है। और सर, CSR को लेकर के भी तमाम एक्टिविटी आप लोग करते रहते हैं। इस बार आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी की हैं जिसको बताया जा सकता है? स्मॉल होल्डर पोल्ट्री फार्म था, उसके बाद एक हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर इंजीनियरिंग का यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से, वो एक है। दिव्यांग जनों के लिए एक सदन जो है उसको हम लोगों ने गोद लिया है, वहाँ पर काम चल रहा है। हमारी जो एक जयंत माइन है वहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, हम लोग जल्दी ही उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये तो हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम लोग बनारस में एक वृद्धजनों के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम बना रहे हैं, वो एक हो गया। उसके अलावा कोल इंडिया ने जो एक नन्हा सा दिल प्रोजेक्ट शुरू किया था उसको हम लोग यहाँ पर भी रिप्लिकेट करने वाले हैं, नन्हा सा दिल NCL के नाम पे, जिसमें कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो होती हैं छोटे बच्चों का, उसमें उनका स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उसका कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट हम लोग सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ में लेने वाले हैं। ये हमारे मुख्य रूप से CSR प्रोजेक्ट्स हैं। और सर, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और टारगेट भी रखा गया है। NCL की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में कौन कौन से कदम आप उसको उठा रहे हैं? 50 मेगावाट का एक सोलर संयंत्र निगाही में स्थापित करने में सफल हो पाए हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशन में है। सेकेंड राउंड में हम एक 250 मेगावाट का एक बिग टिकट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में है, जिसमें कि 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर होगा, जो कि रेणु सागर बांध के ऊपर में होगा। और उसके बाद जो आसपास की खाली ज़मीन है उसमें 150 मेगावाट का हमारा एक फ्लोटिंग ग्राउंड माउंटेड सोलर भी आएगा। ये दोनों मिला के 250 मेगावाट का हम और ऐड करने जाएंगे, तो 250 प्लस ऑलरेडी ऑपरेशनल 50, तो 300 मेगावाट जो है हमारा जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा कंपनी का जो नेट जीरो टारगेट है 290 उसको अचीव करने में मदद करेगा। तो उनका कहना था कि विकसित भारत के निर्माण में ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उसमें कोल एनर्जी का भी एक बड़ा योगदान है और उसकी निर्बाध आपूर्ति के लिए भी NCL वचनबद्ध है। साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे वंचित लोग हैं उनके लिए भी CSR एक्टिविटी के तहत वो काम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, सिंगरौली।
अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन 2025 का शुभारंभ राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगी। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने बताया कि इस आयोजन का विषय सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने सहकारिता मंत्रालय के सचिव से ये खास बातचीत की है। आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव सम्मेलन भारत मंडपम में शुरू होने वाला है और हमारे साथ सचिव सहकारिता मंत्रालय के हैं। सर, किन मायनों में ये आयोजन जो है डिफरेंट है? मैंने जैसे पहले बताया कि पहली बार हो रहा है इसका सम्मेलन भारत में। 130 साल के इतिहास में आईसीए के पहली बार भारत में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। भारत की जो पकड़ है, मजबूती है और फर्टिलाइज जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो हमारी जो साख है उसको दर्शाता है और हमको मौका देता है कि हम दूसरों से सीखें और अपनी बात, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने जो अच्छा हम काम कर रहे हैं उससे शेयर कर सकें। सर, इफ्को के अलावा और भी जो भारत की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बड़ी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन लोग इससे जुड़ रहे हैं सर? दूध डेयरी सेक्टर, अमूल है, क्रिप्को है, नेफेड है, ये तो राष्ट्रीय सहकारी संघ हो गए। उसके अलावा जो राज्यों के सहकारी संघ हैं, जिला संघ हैं और सोसाइटियां हैं, प्राथमिक सोसाइटियां, उन सबको बुलाया। 3000 लोग इकट्ठे होंगे हमारे इनॉग्रल सेशन में और जितने भी हमारे सत्र हैं, जो टेक्निकल सत्र हैं, उसमें बहुत सारे लोग और पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे देश और विदेश से कितने लोग प्रतिनिधि आएंगे सर? कौन कौन से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं? 100 से ज़्यादा देशों के लोग यहाँ उपस्थित होंगे। करीब 1000 से ज़्यादा विदेशी यहाँ पर आएंगे इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए और भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। साथ में कई देशों के मंत्री और उच्च कैबिनेट सचिव और उनके वहाँ के एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं बहुत देशों के इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो ये थे सहकारिता मंत्रालय के सचिव जिनका कहना है कि यह सम्मेलन जो आने वाले दिनों में होने वाला है, ये विश्व स्तर का सम्मेलन है और इसमें कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कैमरामैन गिरी के साथ कुमार आलोक, टीटी न्यूज़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता 2025 का शुभारंभ राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। तो इस आयोजन में इफ्को लिमिटेड की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इफ्को लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री सहित फिजी के उप प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने इस विषय पर इफ्को के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी से ये भी खास बातचीत की है। हमारे साथ एमडी इफ्को यहाँ पर हैं और सर, जो सम्मेलन होने वाला है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण है? 2 मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि 130 वर्ष के इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के इतिहास में भारत में पहली दफ़े हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है उसका इनॉग्रेशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और तीसरा, यूनाइटेड नेशन का हैज़ डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2025 विल बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। नॉर्मली वो यूनाइटेड नेशन में ही डिक्लेयर होता है, लेकिन वो भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको डिक्लेयर करेंगे 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। सर, इफ्को की क्या भूमिका है इसमें? इफ्को की रिक्वेस्ट पर आईसी आ रहा है और इफ्को इसका मेन होस्ट है, सपोर्टेड बाय अदर कोऑपरेटिव्स लाइक क्रिप्को, अमूल, नेफेड, एनसीआई। They are also supporting and other cooperatives countrywide. Countrywide के सारे हम लोगों ने इनवाइट किया है, जितने भी मेजर कोऑपरेटिव प्लेयर्स हैं सबको इनवाइट किया गया है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये थे इफ्को के एमडी जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो सम्मेलन होने जा रहा है आईसीए का, ये अपने आप में अद्भुत है और इससे सहकारिता को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन गिरी के साथ कुमार आलोक, टीटी न्यूज़। अब बात चटपटे मसालों की। देश भर में मध्य प्रदेश मसाला फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड 8,32,419 हेक्टेयर में मसाला फसलों की बोनी करके 54 लाख टन से भी अधिक मसाला फसलों का उत्पादन किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश की पहचान देश में सबसे ज्यादा मसाला फसलों का उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में की जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य का उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग किसानों को कृषि के साथ उद्यानिकी फसलों को भी अपनाने के लिए विशेष रूप से प्रेरित कर रहा है। आंकड़ों के लिहाज से समझें तो गत वर्ष प्रदेश में 13,110 हेक्टेयर उद्यानिकी फसलों का विस्तार कर 42,730 किसानों को 44 करोड़ 85 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश
8,32,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया में मसाला फसलों का उत्पादन कर रहा है। और अगर इसका उत्पादन देखें तो लगभग 54 लाख टन से अधिक उत्पादन इन फसलों का है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सब्सिडी भी बहुत से प्रयासों के लिए दी जा रही है। उसमें बीज और जो आदान है उनके लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। स्टोरेज के लिए, वेयरहाउस के लिए भी शासन की ओर से सुविधा दी गई है, इसमें सब्सिडी है, इस वजह से इसको बढ़ावा मिल रहा है। बाजार में मसाला फसलों हल्दी, लहसुन, हरी और लाल मिर्च, अदरक, धनिया, मेथी, जीरा और सौंफ की फसलों की बढ़ती मांग से भी इनके उत्पादन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। विगत 4 वर्षों में मसाला फसलों के उत्पादन में 2,16,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। मसाला फसलों का बुआई रकबा भी बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में 8,23,918 हेक्टेयर में बुआई की गई थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 8,82,419 हेक्टेयर हो गई। परिणाम स्वरूप मसाला फसलों का वर्ष 2021-2022 में कुल उत्पादन 46,74,807 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 54,167 मीट्रिक टन हो गया। जो हमारे आसपास के पूरे मध्य प्रदेश की जो ज़मीनें मसाले के लिए उपयुक्त है, मिर्च हुआ, अदरक हुआ और भी जैसे जो भी फसलें आती है वो सब अच्छे से किसान उसको पकाने में सक्षम। मसाला उद्योग में प्रथम नंबर पर आई है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब किसानों को लाभ भी दे रही है। केंद्र सरकार भी दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है। हरी मिर्च के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखता है। गत 4 वर्षों में मिर्च के उत्पादन पर नजर डालें तो वर्ष 2020-21 में 50,933 हेक्टेयर में हरी मिर्च की बुआई की गई थी। इसमें 8,01,971 मीट्रिक टन मिर्च का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2023-24 में मिर्च उत्पादन का रकबा बढ़कर 64,116 हेक्टेयर तथा उत्पादन 10,17,874 मीट्रिक टन हो गया, जो प्रदेश में कुल मसाला उत्पादन क्षेत्र का लगभग 16% रहा है। ये इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार मसाला उत्पादक किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र की सरकार भी कृषि को लेकर बहुत गंभीर है। एक से बढ़कर एक यंत्र और नई खेती को लेकर प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाता रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लगातार खेती के अलग अलग क्षेत्र में नंबर 1 होता जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब एक दुखद खबर पाकिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में आज यात्री गाड़ी पर बड़ा हमला हुआ। बंदूकधारियों ने हमले में कम से कम 38 लोग मार गिराए और इस हमले में करीब 29 लोग घायल भी हो गए। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अली जई ने बताया कि घायलों को ज़िले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, जबकि कुछ को पेशावर रेफर किया जा रहा है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर सशस्त्र शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव चला आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक और बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसी के साथ हमास नेता मोहम्मद दीफ पर भी मानवता के खिलाफ अपराधों और इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने सहित युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आईसीसी द्वारा ये कदम अभियोजक करीम खान द्वारा 20 मई की याचना के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले और गाजा में तेल अवीव की सैन्य कार्रवाई से जुड़े कथित अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। हालांकि इजरायल ने आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को ही खारिज कर दिया है और गाजा में युद्ध अपराधों के सभी आरोपों से भी इनकार किया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल के 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंघडेल से मुलाकात की और भारत और नेपाल के बीच सैन्य द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। अब बात इफ्फी की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अभिन्न हिस्सा क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो
की लोकप्रियता को देखते हुए इस साल उसका विस्तार किया गया है। इफी का विषय युवा फिल्म निर्माता, फोकस इज नाउ। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म में इस साल देश भर से चुने गए 100 युवा प्रतिभाओं को चुना गया है। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो भारतीय सिनेमा के भविष्य पर इस बार केंद्रित है। वर्तमान में फिल्म निर्माण में भारत की प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित हुआ है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। अपनी तरह के इस सबसे बड़े पूर्ण समर्थित मंच के रूप में CMOT उभरते रचनाकारों और सिनेमा जगत के दिग्गजों के बीच बातचीत, जुड़ाव और सीखने को बढ़ावा देता है। इस साल CMOT कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए विस्तार किया गया है, जिसमें 13 फिल्म निर्माण विधाओं में 100 युवा प्रतिभाओं को शामिल किया गया है, जबकि पिछले संस्करण में 10 विधाओं में 75 प्रतिभाएं शामिल थीं। So this year we've expanded the Creative Minds of Tomorrow. We've actually added a third, 33% more contestants, so we have a total of 100, which makes it very exciting. It's a little tougher, more competitive within the groups because they have more people trying to do some of the same jobs. But I think it gives them a chance to specialize so that they're not being a cameraman and a part-time director and a scriptwriter, but the scriptwriters are working on scripts and the cameramen are working on filming. So it's a good addition. We have a great crop of emerging talent this year, which we're very excited about. एक विनम्र शुरुआत से लेकर वैश्विक पहचान के स्तर तक CMOT के पूर्व छात्रों ने सफलता की ऐसी कहानियां लिखी हैं जो सीमाओं से परे गूंजती हैं। इस टाइमर पर इस वक्त नजर टिकी है सभी की, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की और यहाँ पर चुनौती है 48 घंटे की, जिसमें बनानी है 7 मिनट की फिल्म। इस बार क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दायरा बढ़ाते हुए 100 युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। इफी 2024 में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पर सभी की नजर टिकी है, क्योंकि ये एक बेहद शानदार मंच है हमारे युवाओं को उनके सपने पूरा करने का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं और क्यों इसका हिस्सा बने? आई एम दीपांशु, मतलब मैं जयपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैं अभी पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, तो CMOT के लिए अप्लाई किया था, तो मैं यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ पे आया हूँ। मैं असम से हूँ। मैंने इसमें भाग लिया सो दैट आई कुड मीट मोर पीपल ऑफ माई एज ग्रुप और फिल्म मेकर्स के साथ, ताकि कोलैबोरेट कर सकूँ। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, दिस लाइक द टॉप मोस्ट ऑफ द country, so yeah, I'm very lucky to be part of this. बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अलग अलग तरह के आर्टिस्ट जो पूरे देश भर से यहाँ आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है, प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने आप को लोगों के सामने रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मास्टर क्लासेस चल रही है, कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज जाके फिल्म चैलेंज स्टार्ट हुआ, जिसमें हमको 48 घंटे में एक मूवी बनानी है छोटी सी। चाहे वे ड्यून, निमोना और मेक 2 जैसी करोड़ों डॉलर की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों में योगदान देना हो या कान, टोरंटो, बर्लिन और इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में प्रशंसा और सराहना हासिल करना, इन युवाओं ने वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए रचनात्मक मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस वर्ष CMOT को भारत के सभी हिस्सों से 13 विभिन्न फिल्म विधाओं में करीब 1000 से ज्यादा प्रविष्टियां मिली। अब सबकी नजरें हैं 48 घंटे के फिल्म निर्माण चैलेंज पर, जिसमें 20 सदस्यों की 5 टीमें अपने पूरे जोर शोर से जुटी हुई हैं। फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ इफी 2024 केंद्रित है युवाओं पर। क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक ऐसा मंच जो दे रहा है देश भर से चुने इन युवाओं को सिनेमा की इस दुनिया में अपनी पहचान, अपनी जगह बनाने का। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। तो 55 में इफी के रंग हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।